अच्छा, आज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक है इसमें बेसिक तो आपको इनकी वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। खैर, वो हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से लेकर अब तक लाइट में जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी ही रिपीटेड ही हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट को कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई और बात ऐसी। इलेक्ट्रोमैग्नेट में और क्या होता है आपके पास, क्योंकि उससे मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है और जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता वो सब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। और उसके अलावा इसमें जो फिनोमिना होते हैं उन फिनोमिना में से हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिना आपके पास इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हमने रिपल टैंक में देखे हैं। तो ये लाइट में भी होता है, लाइट में हम देख चुके हैं। अभी साउंड और इसमें भी देख लेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, रिफ्रैक्ट भी कर सकती है, और डायफ्रैक्ट भी होती है। अच्छा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फिलहाल इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं थी। इसमें इसमें और इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो प्रिज्म का था, और एक टाइमलाइन इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, जिसमें हमने टाइमलाइन की थी, अब सबने अपने अपने हिसाब से याद की होगी। हमने जो अपने क्लास में टाइमलाइन की थी, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ कंप्लीट किया हुआ है, तो हमने टाइमलाइन को ऐसे डिस्कस किया था। टाइमलाइन का मतलब ये कि हमारे पास वेव्स का सीक्वेंस होता है। वेव्स का सीक्वेंस का मतलब ये कि जो हम ईएम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइमलाइन बनाते हैं, तो हमने टाइमलाइन इस तरह से बनाई थी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हम इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। मतलब वो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है उनको हम लेफ्ट पर लेकर जाएंगे, और जिनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है उनको हम राइट पर लिखते जाएंगे। तो इसका मेजर पार्ट आपके पास 50% चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट होता है कि इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब इसको अगर हम बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करें तो सेंटर में हमारे पास कौन सा रीजन आता है सबसे पहले? सबसे पहले सेंटर से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास सेंटर में विजिबल होता है, बिल्कुल सही। तो विजिबल लाइट हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होगी, और हम इसके रेफरेंस से बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, विजिबल लाइट में आपको ये पता होगा कि अगर हम इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स की बात करें, मतलब विजिबल लाइट के राइट पर और विजिबल लाइट के लेफ्ट पर कौन से कलर होंगे, तो आपको वो रेनबो कलर का सीक्वेंस याद होगा। ठीक है, तो वो रेनबो कलर का सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। और रेनबो कलर का सीक्वेंस क्या था वो वैसे प्रिज्म में भी आपके पास अभी ऐड हो जाएगा, प्रिज्म में भी वो चीज़ रिपीट होगी। और रेनबो कलर में हम सीक्वेंस किस तरह से बनाते हैं, विबग्योर करके बनाते हैं। ठीक है, वो फेमस आपके पास है फ्रेज, वो आपको याद होगा। अब इसमें जो आपके पास वायलेट कलर होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो वायलेट कलर का मतलब ये हुआ इसकी वेवलेंथ सबसे लेस होती है। सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वायलेट कलर की होगी, इसका मतलब है वो विजिबल लाइट की लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो इससे आपको ये याद होगा, सीक्वेंस याद रह जाएगा, बिल्कुल सही। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर्स होते हैं। और रेड आपके पास जो है वो आपकी राइट पर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी। अच्छा, इससे आपको हेल्प ये हो जाएगी, क्योंकि कभी कभार होता है ये कि अब इतनी सारी थ्योरी है, भूल जाते हैं हम चीजें। तो उसमें होता है कि विजिबल लाइट की राइट पर कौन सा कलर है, लेफ्ट पे कौन सा कलर है, तो वो इस तरह से याद रहेगा कि आपको पता है लार्ज वेवलेंथ जो है वो रेड की है।
तो इसका मतलब ये है कि जब टाइमलाइन पे हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो रेड, इंफ्रारेड और ये सारी चीजें आएगी राइट हैंड साइड पर। जिस तरह अब आप यहाँ पे सीक्वेंस लिखना शुरू करो, तो विजिबल लाइट की राइट हैंड साइड पर सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, इंफ्रारेड। ठीक है, क्योंकि रेड पे एंड हो रहा है विजिबल लाइट का रीजन, तो राइट पे इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड से आगे जाएंगे अगर हम, तो इंफ्रारेड से आगे आपके पास कौन सी वेव होगी जिसका वेवलेंथ इंफ्रारेड से भी ग्रेटर हो? एक्स रेज। नहीं, देखो अब एक्सरेज पता है क्या, एक्सरेज और ये होती है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हमने वो देखना है जो वेवलेंथ हाई है। अच्छा, इसको मैं और सिंपल कर दूं, इसको सिंपल आप इस तरह से और कर, सैटेलाइट अपना वो रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो हमारे पास जो डेली यूज की लाइट्स होती है ना, वो हमारे पास राइट हैंड साइड पर होती है। ठीक है, तो जिनका वेवलेंथ लार्ज होता है उनको हम अपनी डेली लाइफ में सिग्नल ट्रांसमिशन में यूज करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसमिशन में आपको पता है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स ये सब आती हैं। तो इंफ्रारेड के बाद आपके पास होगी माइक्रोवेव्स। हाँ, वो इंफ्रारेड से ग्रेटर होगा। माइक्रोवेव से और आगे जाओ तो आपको कौन सी मिलेगी, फिर टीवी रे, टीवी सिग्नल्स वाली जो रेज होती है आपके पास, रेडियो, और इसको जर्नल हम रेडियो वेव्स में कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर होगी टाइमलाइन। इसी तरह अब हम लेफ्ट पर जाएंगे तो लेफ्ट पे हमने इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करनी है। हाँ, तो वायलेट कलर पे हम एंड कर रहे थे। वायलेट कलर का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर जब जाएंगे तो सबसे पहले हमें अल्ट्रा वायलेट मिलेगा। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएंगी सबसे पहले, और उससे और ज्यादा लेफ्ट पर जाओ तो कौन सा कलर मिलेगा, मतलब कौन सी रेज मिलेगी, गैमा या एक्स रे? एक्स रे पहले आए, एक्स रेज पहले आएंगी। ठीक है, लेफ्ट पर, क्योंकि गैमा हमें न्यूक्लियर में भी पता है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई होती है, तो लास्ट में बिल्कुल आएगा गैमा। तो ये इसमें सीक्वेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में वो सीक्वेंस ब्लैंक देकर यही पूछते हैं कि इसे फिल कर दो आप, या कौन सी लाइट इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आएगी, फ्रीक्वेंसी में। तो हमने टाइमलाइन इस तरह से पढ़ी थी अपनी। तो हम इस तरह से सीक्वेंस बनाते हैं बुक में। होता है ऐसे, कुछ लोगों ने ये किया होता है कि उनकी लेफ्ट हैंड साइड पे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो वो विजिबल लाइट की राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे लिख रहे होते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक कुछ चीजें थी जो आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड थी। और बाकी अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। और बाकी इसमें प्रिज्म का क्वेश्चन था, प्रिज्म का टॉपिक था। प्रिज्म में हमने क्या किया था, प्रिज्म में हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है बेसिकली। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि उसमें लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और 7 कलर में स्प्लिट क्यों होती है, सबसे पहले तो उसका आंसर बताओ। मतलब अगर वन वर्ड आंसर बताना हो तो क्या लिखोगे, क्यों स्प्लिट होती है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वो तो हमने यहाँ कलर्स में भी देखा। तो जब आप पर्पल से रेड की तरफ जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आएगा। ठीक है, तो आप उसको, उस फिनोमिना को डिस्पर्जन कहते हो। वो जिस तरह का हमारे पास सीक्वेंस बन रहा होता है उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं। और रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन आपके पास ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिफरेंट होता है। तो अगर वन वर्ड लॉजिकल रीजन वो आपसे पूछे तो आपने ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट इसलिए होता है कि जब हम ट्राइंगल शेप बनाते हैं तो ट्राइंगल शेप में बेसिकली होता है कि उसकी थिकनेस चेंज हो रही होती है, तो सब अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाते हैं। तो और जब उसका सीक्वेंस बनता है तो उसका सीक्वेंस भी याद रखना। जिस तरह कल एक क्वेश्चन था उसमें सीक्वेंस पूछा हुआ था उन्होंने। तो अगर आप इसके सीक्वेंस की बात करो तो जब लाइट एंटर होगी लेफ्ट हैंड साइड से, अब वो किसी भी एंगल से एंटर हो सकती है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसमें। और फिर उसके बाद लाइट जो है वो डाउनवर्ड बेंड होती है थोड़ी सी, और उसमें आप पैटर्न दिखाते हो, क्योंकि 7 कलर्स में हाँ वो स्प्लिट होगी, तो सारी लाइट का सीक्वेंस अलग अलग होगा। अभी यहाँ तो खैर मैं सारी नहीं ड्रॉ कर रहा। ठीक है,
अच्छा कैमरा देख लेना, किसी का कैमरा ऑन हो गया पीछे शायद। हाँ तो खैर अब इसमें बेसिकली होता ये है कि आपके पास जो है वो, जब वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है तो 7 कलर में स्प्लिट होने का मतलब ये है कि आपके पास जब वो स्प्लिट होगा ना, तो एक तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड होगा, और जब वो बाहर आएगा दोबारा डेंस टू रेयर तो वो फिर से दोबारा डाउनवर्ड बेंड होगा। तो उसमें बस याद रखने का सीक्वेंस ये कि कलर का सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको वो रेनबो कलर का सीक्वेंस याद रखना है। तो सबसे टॉप पर कौन सी वेव होगी, रेड होगी या व्हाइट? Violet. अच्छा देखो, जिसका वेवलेंथ आपके पास ग्रेटर होगा ना, तो वो सबसे पहले आपके पास रीच करेगा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा आपके पास होता है रेड का। तो इसको और इस तरह से याद कर लो कि आप विबग्योर लिखते हो तो वायलेट पहले लिखा है ना, तो जब प्रिज्म का सीक्वेंस बनाओगे तो रेड सबसे पहले आएगा। हम्म। तो इस तरह से इसमें होता है कि जिसकी वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होगी वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि वेवलेंथ का मतलब ये है कि आप डिस्टेंस जल्दी कवर कर रहे हो, तो जब डिस्टेंस जल्दी कवर कर रहे हो तो आप सबसे पहले पहुंचोगे। और उसमें आप देखो कि पार्ट डिफरेंस भी शॉर्ट हो जाता है। तो रेड आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, वायलेट सबसे एंड में, और बाकी सीक्वेंस आप रिवर्स चला लो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक्स थी प्रिज्म से रिलेटेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो ये हमारे बेसिक हो गए की पॉइंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चंस, फिर जो चीजें बीच में ऐड होंगी तो हम वो साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। एप्लीकेशंस के लिए भी ये कि आप बुक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बुक में आपके पास काफी एप्लीकेशंस के नाम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट टेलीविजन सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम अ सैटेलाइट। अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो याद रखना कि जब हम डेली लाइफ में जो यूज कर रहे हैं ना, मतलब हम फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो बेसिकली हम जब लोकल कनेक्शन की बात करते हैं, जो हमारे टावर्स लगे हुए होते हैं, सैटेलाइट होता है कि आपके पास वो बेसिकली सारा इंटरनेट होता है। इंटरनेट का मतलब ही कि सबको इंटरलिंक करना, तो उसका लिंक होता है सैटेलाइट से। लेकिन जब हम लोकल किसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो लोकल ट्रांसमिशन में होता है कि हम टावर्स की हेल्प लेते हैं। तो टावर्स में आपके पास बेसिकली रेडियो वेव्स यूज होती हैं। और अगर आप सैटेलाइट के साथ भी रेडियो वेव्स यूज करोगे ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि दोनों का जो है ना वो इंटरसेक्शन होगा। तो आपको जो फोन के सिग्नल्स मिलने थे, आपको सैटेलाइट के सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो मिक्सअप होगा। तो दोनों की वेवलेंथ को डिफरेंट रखा जाता है। तो जो सैटेलाइट को हम सिग्नल्स भेजते हैं वो माइक्रोवेव में भेजते हैं, और जब हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसमें हम रेडियो सिग्नल्स यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बस। तो इसमें ये बताना है कि माइक्रोवेव की स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। सी आंसर बताया, एक एक आंसर बी बताया। चेक कर लेते हैं, बी में लिखा हुआ है दे पेनिट्रेट द एटमॉस्फेयर विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और सी में लिखा हुआ है दे ट्रैवल मच फास्टर देन रेडियो वेव्स इन अ वैक्यूम। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें जो पेनिट्रेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, पेनिट्रेट वाला कॉन्सेप्ट तो अब हमने कहीं ऐसा डिस्कस किया नहीं है। ठीक है, और अभी तक हमने मतलब अपनी रिवीजन में डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, अब आपने जो पहला आंसर बताया था यहाँ पर सी, सी में पता है प्रॉब्लम क्या है? सी में बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि जब अब ईएम के बारे में लिख रहे थे, तो ईएम के बारे में हमने लिखा था कि आपके पास स्पीड सबकी सेम होती है, तो मच फास्टर का तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, और दे हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ देन रेडियो, ये भी गलत है, क्योंकि रेडियो की ग्रेटर होती है सबसे, और दे वार्म द सैटेलाइट, और ये भी कोई कॉन्सेप्ट रीजन बनता नहीं है, तो सिंपल सा ऑप्शन बन रहा है बी। ठीक है, सी में असल में प्रॉब्लम ये कि आपने फास्टर का वर्ड यूज किया, और अभी हमने लिखा था कि सब इस लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से सी का भी कोई लॉजिक बनता नहीं है। अब इसमें आप देखो मोस्टली एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, गैमा रेज की एप्लीकेशन पूछी है। अब इसमें आपने बताने कि कहाँ पर यूज होता है, बी, क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटल्स में एक्सरेज और गैमा रेज यूज होती हैं, जो लेजर ट्रीटमेंट्स और ये सब होती है, तो उसमें रेडियो एक्टिव आपके पास इंक्लूड होता है। तो बी ऑप्शन होगा, इसमें कुछ ज्यादा इतना डिटेल है नहीं, बस इसलिए कहा था कि बुक में से भी एक बार आप पढ़ लेना खुद भी। बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो याद नहीं आ रहे होते लिखते पे।
और विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर टेलीविजन ट्रांसमिशन। अच्छा देखो अब ये सैटेलाइट। हाँ फ्रॉम सैटेलाइट। अब इसमें सैटेलाइट का पूछा है, ये चीज ध्यान में रखना आप। माइक्रोवेव्स। सैटेलाइट। हाँ। अच्छा अब आप देखो ये क्वेश्चन 1 में भी वही की चीज थी और 3 में भी। तो बेसिकली ये एक तरह से रिपीटेशन ही हुआ है कॉन्सेप्ट वाइज, सिर्फ ऑप्शंस में फर्क है, बाकी रिपीटेशन इसी तरह की होती है आपके पास। हम्म। हाँ तो 1 और 3 सेम है, दोनों दोनों में आंसर सेम आएगा, माइक्रोवेव। ठीक है। और 4 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, एक आंसर बताया आपने सी, माइक्रोवेव है लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट, बिल्कुल सही है। बाकी भी अगर चेक करना चाहो तो चेक कर लो ताकि डाउट ना रहे। इसमें गैमा रेज है लॉन्गर वेवलेंथ देन अल्ट्रा वायलेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी हमने टाइमलाइन बनाई थी तो उसमें गैमा की वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी। और बी में है इंफ्रारेड वेव हैज लोअर फ्रीक्वेंसी देन रेडियो वेव्स। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास रेडियो वेव्स के अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रेटर होगी, क्योंकि इंफ्रारेड पहले रेडियो बाद में, तो रेडियो का वेवलेंथ ग्रेटर होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो बी भी पॉसिबल नहीं है इस तरह से। और एक्स रेज हैव अ हायर स्पीड इन एयर, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं बनता क्योंकि सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो सिंपल सी आंसर। फिर दोबारा से एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव सैटेलाइट टेलीविजन। ठीक है, अब ये तीसरी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक तरह से, सिर्फ मेथड उसका डिफरेंट है पूछने का, आंसर वही माइक्रोवेव्स। 6 which wave property has the same value for all x-rays traveling in air। स्पीड। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे होंगे बहुत शॉर्ट शॉर्ट है तो आंसर्स आप लोग, क्योंकि थ्योरेटिकल है कुछ इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना, तो सिंपल है स्पीड। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो बीच में स्टॉप करके पूछ ले, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस जल्दी से ही जाएंगे सॉल्व होते हुए। इसमें उन्होंने पूछा है कि लिस्ट गिवन है आपके पास और कुछ वैल्यूज दी है उन्होंने, और ये कह रहे हैं कि विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ मेटल। अच्छा अब इसमें देखो आपके पास क्रैक की बात हो रही है ना, यहाँ पे क्रैक का मतलब ये है कि वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए। देखो इसका लॉजिकल रीजन पता है क्या, कि इसको जरूरी नहीं है, हाँ इसमें ये नहीं सोचना कि हमें याद करनी पड़ेगी वैल्यूज, आपके एसएलओज में नहीं है कि आप इनकी वैल्यूज याद करो। ए लेवल्स में जाकर आता है कि वैल्यूज इनकी याद करनी होती है। आप इसका सिंपल लॉजिक लो कि जो क्रैक होता है, अगर क्रैक में से आप हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पास करा दो, ठीक है, लेट सपोज अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पास करवा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ शॉर्ट होगा, तो वो तो इजीली पास हो जाएगी, क्रैक डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ग्रेटर उसकी वेवलेंथ को पास करवाओगे। ठीक है। तो उससे आपको एडवांटेज ये होगा कि अब इसमें देखो फ्रीक्वेंसीज लिखी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ ग्रेटर, और वैसे भी हमें पता है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ग्रेटर होती है। तो जब वेवलेंथ आपके पास ग्रेटर होगी तो ग्रेटर वेवलेंथ से आपको ये आइडिया होता है कि क्रैक्स में आपके पास क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी का भी चेंज आपको पता चल जाएगा। तो अब इसमें यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। ऑप्शन ए में है 3 to 12 हर्ट्ज, डी में हाईएस्ट। और डी में जो है वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। ठीक है। तो आपके पास माइनर से माइनर भी क्रैक होगा तो इजीली जो है वो वेव उसमें से पास होकर आपको वो बता सकती है। और इसका एक और लॉजिक ये बनता है कि जब हम न्यूक्लियर करेंगे ना, और अगर किसी को न्यूक्लियर की थोड़ी बहुत अभी थ्योरी याद हो, तो न्यूक्लियर में आपको याद होगा कि गैमा रेज हम क्यों यूज करते थे। गैमा रेस का एक यूज ये होता है कि जब आपके पास जब बड़ी कंस्ट्रक्शंस की बात होती है, जिस तरह अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, तो अंडरग्राउंड पाइप्स में ये होता है कि अब उनमें अगर कोई क्रैक आ जाए तो आप हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की तरह नहीं करोगे कि पहले खोद के जो है वो चेक कर लिया, पता चला वहाँ कोई क्रैक नहीं था, उसको वैसे ही छोड़ा, फिर आगे पूरी रोड का यही हाल कर दिया, पता चला कोई क्रैक ही नहीं था।
ठीक है, तो वो पहले डिटेक्ट करते हैं, पहले डायग्नोस करना पड़ता है। हम लोग डायग्नोस नहीं करते हैं, हम पहले इलाज करने के बाद फिर पता चलता है कि हाँ मसला तो था ही नहीं कुछ। तो खैर उसमें सबसे पहले हमें गैमा रेज का यूज ये बताया था कि गैमा रेज ट्रेसिंग के लिए यूज होता है। ट्रेसिंग का मतलब ही ये है कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी की वेव को पास करवाओगे तो जहाँ क्रैक होगा ना तो काउंट रेट डिफरेंट होते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो गैमा रेज यूज किया जाता है ट्रेसिंग के लिए। तो इसका मतलब ये कि हमें बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो बड़ी फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन से ऑप्शन में है, वो डी में है। ठीक है, तो गैमा रेज का मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज कर रहे हैं। तो वैल्यूज में कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, वैल्यूज याद नहीं करनी, उन्होंने आपको वैल्यूज रेफरेंस के लिए दी है। क्योंकि अगर वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखते ना तो आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता। नंबर्स देने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि पता होता है हमें। और 8 में आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछी है उन्होंने, और स्पीड ऑफ रेडियो वेव सी है, और वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। तो फ्रीक्वेंसी बताने के किसके इक्वल होगी? Speed upon lambda. ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास वेव्स का। तो इसमें v की जगह आप c लिख दो, तो c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। C upon. हाँ, c अपॉन लैम्डा हो जाएगा, इक्वल्स टू f। तो f इक्वल होगा c ओवर लैम्डा, ऑप्शन ए। ठीक है, That was when you इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, यूजेस ही है। हाँ मैं ठीक स्टेटमेंट। तो एक से ज्यादा भी सही हो सकती है। एक तो माइक्रो इज यूज्ड इन सैटेलाइट टेलीविजन, ये सही है। चलो पहले जो सही है उसको टिक करते जाते हैं। पहले तो आप ये देखो, गैमा रेस को हम मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं या नहीं? ठीक है, करते हैं, चलो टिक कर लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स को हम सनबेड्स में यूज करते हैं, उसको हम रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं। अच्छा देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंफ्रारेड, हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि इसको रिमोट कंट्रोल में यूज किया जाता है। जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक तब भी आपको ये चीज बताई थी कि जब आपने अपने रिमोट की लाइट को भी चेक करना, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। आपने देखा होगा टीवीज और एलईडीज में रेड लाइट इसलिए दी होती है, वो इंफ्रारेड होती है। तो उसको आप कैमरा के आगे डिटेक्ट करोगे तो आपको वो लाइट नजर आएगी। तो बेसिकली इसमें सेकंड चॉइस सही नहीं है, इसको क्रॉस करते हैं। माइक्रो इज यूज्ड इन सैटेलाइट टेलीविजन, यस। अच्छा, रीजन आप कौन सा पूछ रहे हो? Sir, infrared, well, I didn't knew it before. हाँ, नॉर्मली होता ही है कि आप एलईडीज वगैरह जो भी, खैर हमने तो पुराने टीवीज भी देखे हो बॉक्स वाले जिसमें ऑसिलोस्कोप। Yes. हाँ, लेकिन अभी भी आप देखो स्मार्ट एलईडीज भी आती है तो उसमें दो कलर्स यूज होते हैं, ब्लू और रेड। ठीक है, तो ब्लू और रेड में आपको पता है फ्रीक्वेंसी का इतना ज्यादा डिफरेंस मिलता नहीं है, क्योंकि ब्लू और रेड अगर आप प्योर में भी देखो तो करीब करीब है। तो मोस्टली रेड इसलिए Yes. A blinking in हाँ, other devices, mobile phones as well. Yeah. और मोबाइल फोन का भी जो सेंसर होता है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो कभी आप किसी दूसरे फोन का सेंसर कैमरा रख के चेक कर सकते हो, आपको सेंसर नजर आ जाएगा, वो उसको कैच करता है। खैर माइक्रोवेव सैटेलाइट में यूज होता है, ये तो अभी हम पिछले 4 सवालों में करते आए हैं। और एक्सरेज आर यूज्ड इन इंट्रूडर अलार्म, अलार्म में कोई यूज करने का उसका सेंस ही नहीं बनता, तो इसको भी क्रॉस करेंगे। तो 2, ऑप्शन बी। तो कभी रिमोट के सेल्स को चेक करना हो ना कि रिमोट खराब है, सेल्स खत्म है, तो उसके बटन को आप ना कैमरा के आगे करके चेक कर सकते हो। बटन प्रेस करने पे ब्लिंक कर रही है लाइट तो रिमोट ओके है। डिवाइस इज अल्ट्रावायलेट सनलाइट। अब इसमें देखो, आपके पास अल्ट्रावायलेट का वो रेडिएशन का यूज पूछा है, तो किस में यूज होगा? सनबेड में यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम ऊपर उसको माइनस करके आए हैं ऑप्शन को, तो इसका मतलब है इसमें सनबेड ही होगा, बाकी सब हम कर चुके हैं। 11। सी। अच्छा, 11 का आंसर बी बताया है। 11 का बताया बी आपने? अच्छा, वायलेट टू रेड।
अच्छा इसमें देखो हायर फ्रीक्वेंसी Left side हाँ से एक बार दोबारा पढ़ो, हायर फ्रीक्वेंसी में आपने रेड को मार्क करवा दिया, ठीक है, सी, ठीक है। अच्छा हाँ, एक डिफरेंस याद रखना कि आईजीसीएससी में 40 एमसीक्यूज 45 मिनट्स में करने और ओ लेवल्स में 40 एमसीक्यूज 1 आवर में करने, तो टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ओ लेवल्स में थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी ज्यादा हो सकते हैं। आईजीसीएससी में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन बेस होता है तो उसके बाद के 3 क्वेश्चंस, हाँ तो उसमें ये होता है कि मोस्टली थ्योरेटिकल्स होते हैं। अभी जो फेब्रवरी मार्च का पेपर होगा उसमें भी आप देखना एक क्वेश्चन कैलकुलेशन के बाद 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके थ्योरी के होंगे, क्योंकि टाइम को भी कंप्लीट मैच करके देखना होता है। तो अपने अपने टाइम के हिसाब से भी आप अपनी ईयरली प्रैक्टिस सब कर लेना, क्योंकि अब हमारे 2 सेक्शंस रह गए, स्पेस इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, बाकी हम आज कंप्लीट कर लेंगे, हमारे 3 सेक्शंस हो जाएंगे। तो 12 में है विच स्टेटमेंट अबाउट रेड लाइट एंड ब्लू लाइट इज करेक्ट? red light has longer wavelength than Red light has longer wavelength than blue light, B. Sir, why not C? C में है red light has the same speed in glass as blue light. असल में पता है क्या, अब आपने ग्लास का रेफरेंस यूज कर लिया ना। अब ग्लास के रेफरेंस का मतलब पता है क्या है, कि जब हम लाइट की बात करते हैं ना, तो लाइट जब किसी डेंस मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड होती है, और बेंड होने की वजह से ना उसकी मीडियम में स्पीड चेंज होती है। अब मीडियम में स्पीड चेंज इस तरह से होगी क्योंकि जब आप बेंड करोगे ना, तो बेंड करने में आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो जब आप डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो उस वजह से आपका जो दोनों में स्पीड होगी वो उस डेंस मीडियम में डिफरेंट होगी, इस वजह से, ठीक है। तो जो In vacuum or in air, it would be the same. हाँ वैक्यूम और एयर में सेम होगी, क्योंकि जब तक मीडियम सेम है तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। वो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि वाटर ग्लास में हम पेंसिल रखते हैं, वो हमें 2 पोजीशंस में नजर आती है, जिस तरह वो ब्रेक हो गई, तो वो रिफ्रैक्शन ही होता है बेसिकली। फिर से दोबारा माइक्रोवेव आ गया। अच्छा इस बार तो उन्होंने डेली लाइफ की एग्जांपल दी है। vegetables हाँ and eating. ये- स्पीड और वेवलेंथ को कंपेयर करना है रेड लाइट में और वायलेट लाइट में। Wavelength तो greater होना चाहिए red light का। स्पीड तो सेम होगी, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं तो मीडियम सेम है, तो स्पीड तो सेम होगी, यानी सी और डी में से होगा। Greater वेवलेंथ रेड का ग्रेटर होगा, अगर थोड़ा सा पिक्सेलेट हो रही हो पिक्चर तो उसके लिए यहाँ पर वेवलेंथ लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 ये आ गया टाइमलाइन से रिलेटेड। टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर आर के बारे में विजिबल लाइट के बारे में अच्छा इसमें आप आंसर D. डी बता रहे हो, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, और एक आंसर शायद सी बताया आपने। और बेसिकली इसमें पूछा क्या है कि आर का यूज बताना है, पहले तो आर को आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सी लाइट होगी, कौन सी वेव होगी। Infrared. इंफ्रारेड। अच्छा देखो उन्होंने पता है क्या किया, हमने जो टाइमलाइन D. हाँ हमने जो टाइमलाइन बनाई थी इन्होंने इसके ऑपोजिट दिया, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो इस बार उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, तो आर जो है वो इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड में आप डी यूज करोगे, ठीक है, रिमोट कंट्रोल। आगे चलते हैं 16 17। 16 का भी डी, ठीक है।
अच्छा इसमें देखो, अब आप सॉल्व कर रहे हो ना टॉपिकल्स, तो आपका ना रिवीजन भी हो गया, आपको वैसे इतनी सारी एप्लीकेशंस याद हो गई जो पूछी जाती हैं। और 17 में आपने बताना है कि सेम स्पीड इन एयर, तो इजी है ये भी, बी। ठीक है, क्योंकि बी में आपको पता है कि दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। Gamma and infrared. हाँ, गैमा और इंफ्रारेड। When white light is dispersed by a prism compared with the blue light, the red light is। अब ये देखो, ये प्रिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है। अभी हमने जो सीक्वेंस बनाया था, हाँ, तो हमने रेड सबसे पहले लिखा था। रेड का मतलब ये है कि उसमें रिफ्रैक्शन कम होगी, इसलिए वो पहले पहुंचती है। ठीक है, तो आपके पास ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सिंपल आपके पास आंसर होगा ए, क्योंकि वो कम रिफ्रैक्ट हो रही है। और स्लो डाउन भी आपके पास कम होगी वो, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो जल्दी ट्रैवल करके पहले पहुंच जाएगी। 19 violet और वैसा ही related है. 19 भी ऑलमोस्ट सेम ही है कलर। हाँ, रेड और ब्लू की हायर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ पूछा है इन्होंने, तो 19 का भी बी। ठीक है, टेलीफोन सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम सैटेलाइट, दोबारा सैटेलाइट आ गया। ये कोई पांचवी छठी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता नहीं है, इस वजह से इसमें ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे, एप्लीकेशन और सीक्वेंस। 21 प्रिज्म, कौन सी आइडेंटिफाई करोगे पिक्चर? सोच के बताना है इस बार। एक आंसर डी, एक आंसर सी, दूसरा आंसर सी, तीसरा आंसर सी, और सी। अच्छा देखो, हमने भी अभी जो पिक्चर बनाई थी उसमें दो चीजें आपको यही बताई थी कि सेंटर में डिस्पर्शन दिखाना है आपने, और फिर जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि वो पूरे कलर्स नहीं लिखता, दो कलर से हमें पता चल जाता है, क्योंकि सीक्वेंस सबको याद होता है। तो यहाँ पे सेंटर में डिस्पर्शन भी दिखा दिया, मतलब सब लाइट स्प्लिट हो रही हैं और रेड सबसे पहले पहुंच रही है, तो सी। डी में प्रॉब्लम क्या था, एक तो स्ट्रेट पहुंच गई एक लाइट और वायलेट को पहले पहुंचा दिया। ठीक है, और ए में प्रॉब्लम ये कि स्प्लिट नहीं दिखाया कलर्स का बीच में, रिफ्रैक्शन शो नहीं की भी। बट डज नॉट नॉर्मली यूज इंफ्रारेड रेडिएशन? सनबेड। Not normal. No, we don't. सो सनबेड हम नहीं यूज करते। अच्छा, क्वेश्चन इन्होंने प्रिज्म का पूछा और ग्राफ की फॉर्म में पूछा। तो यहाँ पर आपके पास है कि द टेलीविजन सॉरी द डेविएशन एंगल डी इज मेजर्ड फॉर लाइट रेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्लूडिंग द ब्लू लाइट एंड द रेड लाइट, विच ग्राफ इज करेक्ट? अच्छा, ब्लू और रेड लाइट आपके पास एक्स एक्सिस पर है, शुरू के ऑप्शन ए बी में ब्लू पहले, और एक्स एक्सिस पे मार्क किया है इन्होंने फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो बेसिकली एक्स एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और वाई एक्सिस पर जो है वो उनका एंगल ऑफ डेविएशन है। इसमें D हम्म, रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती हाँ, रेड की फ्रीक्वेंसी कम है. होती जैसे है। ग्राफ शो है, हम्म जैसे ए और बी में ब्लू पहले आ रहा है, हम्म तो सब देखते तीन. हाँ, तो सिंपल सा है कि ब्लू की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, तो सिंपल सी लॉजिक अब आप सबको समझ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसीज की हाई होगी तो इसका मतलब है ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, वो देर से पहुंचेगी। और आपको पता है कि रेड सबसे पहले पहुंचता है, तो उसका सर एंगल ऑफ डेविएशन का ये भी मतलब है ना कि कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट कर गई है? डेविएशन बेसिकली हम ये देखते हैं कि जब स्टार्ट किया था वहां से और जब आपने स्क्रीन पर पहुंचे उसका तो डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है या? क्योंकि इसमें लाइट दो बार बेंड होती है, तो डी सिंपल की चॉइस। ठीक है, और 24 भी सिंपल सा है। ट्रांसफर
ट्रांसफर्स और वैल्यू आपको पता है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 25 दोबारा से इलेक्ट्रोमैग्नेट, They travel at the same speed. सेम स्पीड इन वैक्यूम। और लास्ट क्वेश्चन फिर से प्रिज्म से रिलेटेड है, इसमें कलर फिल करने हैं। अब इससे ज्यादा इजी सवाल, Red or green. हाँ तो सी ऑप्शन हो गया आपके पास 26, और ये सेक्शन आपका हो गया यहीं पर कंप्लीट। शॉर्ट सेक्शन था। अब आप इसको ज्वाइन बैक करोगे तो हम साउंड स्टार्ट करेंगे। साउंड भी शॉर्ट है, और अगर वो आज जल्दी खत्म हो जाता है और हो भी जाएगा तो हम मैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्शन है हम उसको मैग्नेटिज्म भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म इजी है। इलेक्ट्रिसिटी में काफी सेक्शंस बने हुए हैं, तो वो हो सकता है 3 दिन से ज्यादा भी ले, क्योंकि न्यूक्लियर जल्दी खत्म हो जाएगा जिस तरह ये जल्दी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन बैक करो आप, फिर हम साउंड स्टार्ट करते हैं।